नमस्कार साथियों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल मणि त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रात के 9:15 बज चुके हैं। 9:15 बजे का सेशन टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेशन होता है। नियमित रूप से मैं आप लोगों के लिए नागरिक शास्त्र के प्रश्नों का एक संग्रह लेके उपस्थित होता हूँ। आज भी उपस्थित हो गया हूँ। चलिए, तो यदि आप सभी को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर मिल रही है तो एक बार तेजी से रिस्पॉन्ड कर दीजिए ताकि हम लोग सेशन को आगे बढ़ा सकें। साथ ही आप लोगों के लिए एक पोल जो है वो मैंने जनरेट किया है, तो आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके अनुसार आप लोग जो है अपना चुनाव अवश्य कर लेंगे, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोगों की संख्या जो है किस अनुपात में है। कौन टीजीटी, कितने लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, कितने लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, कितने लोग दोनों की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए एक बार तेजी से रिस्पॉन्ड करेंगे आप सभी लोग। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी लोगों को। चलिए दोस्तों, तो साथ ही आप लोगों को बता दूं कि टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू हो गया है। टेस्ट सीरीज को आप लोग ज्वाइन करिए, अधिक से अधिक संख्या में ज्वाइन करिए। बार बार आपसे कह रहा हूं कि अब यदि आप ये सोच रहे हैं कि पेपर जो होगा वो पुराने जैसा ही होगा, तो थोड़ी सी जो है आप लोग गलती कर रहे हैं। आप लोगों को कुछ नए प्रश्नों को आपको सीखना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि नए प्रश्न आपके सिलेबस से कैसे बन सकते हैं। तो यदि आप यह जानना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि मैं बार बार इस चीज़ के लिए रट लगा रहा हूँ कि मैं आप लोगों को 70% नए सवाल दूंगा जो कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं। और ये भी कह रहा हूँ कि आप लोग इन सवालों को, अधिकतम सवाल 50% सवालों को आप लोग हो सकता है ना कर पाए। सिर्फ उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ जो है प्रीवियस ईयर पेपर या किसी क्वेश्चन आंसर टाइप के पेपर की बुक को यदि आप पढ़ रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी अधूरी है। एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अब आपका जो पुराना आयोग था वो डिसॉल्व हो चुका है, उसके सारे सदस्य रिटायर हो चुके हैं। अब जो नया आयोग गठित हो रहा है उसमें नए लोग आएंगे, नए अप्रोच के साथ वो लोग जो है आपके लिए पेपर बनाएंगे। पुराने जो लोग वो पारंपरिक पेपर बना रहे थे, जो नए लोग आएंगे, नए पढ़े लिखे लोग आएंगे, वो नए तरीके से पेपर बनाएंगे। तो आप लोगों को उस तरीके से माइंड आपका जो होना चाहिए वो प्रिपेयर होना चाहिए। और वो कैसे हो सकता है? जब आप किताबों को पढ़ेंगे और उन किताबों के आधार पे जो मार्केट में अवेलेबल किताबें हैं, जो मैक्सिमम लोग जिन किताबों को पढ़ रहे हैं, उन्हीं किताबों से मैंने इन प्रश्नों को बनाया है। आपके लिए 2 मॉडल टेस्ट पेपर मैंने आप लोगों के लिए ग्रुप में भी अपलोड कर दिया है, तो आप लोग उसको देख भी सकते हैं कि कैसे सवाल मैंने बनाए हैं। उसके बाद मैंने आपको सोर्स भी उपलब्ध करा दिया। मैंने आपको उस किताब के कुछ पेजेस के नोट्स मैंने आप लोगों को शेयर किए हुए हैं। आप उनको पढ़िएगा, फिर उस पेपर को करने का प्रयास करिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि सवाल कैसे बने हैं और कहाँ से बने हैं। जो नोट्स मैंने आपके साथ शेयर किया है, 75% जो नए सवाल हैं वो सारे के सारे उसी किताब से बनाए हुए हैं, कहीं किसी किताब से ही बनाए हुए हैं, कहीं किसी क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर से नहीं लिए गए हैं। तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास करिए। 500 रुपये आप लोगों को टेस्ट के लिए पे करना पड़ेगा। 500 रुपये आप लोगों के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। 500 रुपये आप लोग अनायास ही इधर उधर खर्च कर देते हैं, अपने दोस्तों को पार्टी देकर खर्च कर देते हैं, मूवी देख के खर्च कर देते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आप लोग बिना सोचे समझे पैसा खर्च करते हैं। और एक मैं आप लोगों को कुछ नई चीज़ें दे रहा हूँ, कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, और तो आप लोग उस पर 500 रुपये खर्च करने पे बिल्कुल ना हचकें। 500 रुपये में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। चलिए, तो अब सीधे हम लोग चलेंगे सेशन की तरफ, और आप लोग जो है चलिए अब इसको इस समस्या का जो समाधान है कि पढ़ते बहुत हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो आपके पढ़ने के तरीके में जो है वो थोड़ी सी समस्या है। और एक चीज़, ये जितने सारे लोगों के साथ समस्या है कि पढ़ते बहुत हैं लेकिन भूल जाते हैं, उनके लिए एक एक्सरसाइज मैं बताऊंगा और वो आप लोगों को करना चाहिए। यदि वो आप नहीं करेंगे तो कोई भी कितना भी पढ़ लीजिए,
आप 10 घंटे पढ़िए लगातार। 10 घंटे पढ़ने के बाद भी आपको 10 घंटे में आपने जिन चीजों को पढ़ा है उसको आप समराइज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? जैसे ही आप लोग पढ़ के उठते हैं, पढ़ के उठने के बाद तुरंत 2-3 काम करते हैं। पहला तो आप लोग काम करते हैं कि गॉसिप करना शुरू कर देते हैं। दूसरा काम आप लोग करते हैं, जो लोग गॉसिप नहीं करते हैं वो लोग मोबाइल जो है लेके बैठ जाते हैं और उसमें रील्स, फेसबुक और यूट्यूब देखने लगते हैं। तो भैया यदि आपने 10 घंटा पढ़ाई की है तो कम से कम 1 घंटे आपको सबसे, अपने दोस्तों से भी दूर रहना है, मोबाइल से भी दूर रहना है, किसी भी तरह की अनावश्यक चर्चा से दूर रहना है। क्या करना है इस 1 घंटे में? इस 10 घंटे के बाद 1 घंटे सिर्फ आपको अपनी आंखों को बंद करके आप बैठ जाइए अपने कमरे में, कमरे को बंद कर लीजिए और अपनी आंखों को बंद करके इस 1 घंटे में सिर्फ उन सारी चीजों को रिकॉल करने का प्रयास करिए जिसको पिछले 10 घंटे में आपने पढ़ा है। यदि ये एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हैं और तुरंत उठने के बाद या तो आप सो जा रहे हैं या आप गॉसिप में लग जा रहे हैं या आप मोबाइल चलाने लग रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब और सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हो जाते हैं, तो मेरा यह दावा है कि आप 75% चीजों को भूल जाएंगे। आपको ये चीजें जो है याद तभी रहेंगी जब पढ़ने के बाद आप 1 घंटा पढ़िए, तो 1 घंटे के बाद कम से कम आपको 20 मिनट आपको 1 घंटे में पढ़ी हुई चीजों को आपको रिकॉल करना है अपनी आंखों को बंद करके कि पिछले 1 घंटे में मैंने क्या पढ़ा है। 2 घंटे पढ़ाई की, 3 घंटे पढ़ाई की, जितने भी घंटे आपने पढ़ा है और उसको कम से कम 30 मिनट और अधिकतम 1 घंटे का समय आपको लगेगा। उसमें आपको किसी से बात नहीं करनी है, किसी से कुछ किसी भी तरह का इंटरटेनमेंट नहीं करना है। जब तक उन सारी चीजों को अपने मस्तिष्क में आप संग्रहित नहीं करेंगे, आपका पढ़ा हुआ आपके काम नहीं आएगा। ये प्रूवन ट्रुथ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको यदि मेरी बात समझ में आए तो ये एक्सरसाइज करिए और उसके बाद अपने अंदर परिवर्तन देखिए। यदि आप नहीं करेंगे तो आप अपने साथ धोखा करेंगे। मेरे कुछ भी बताने से कुछ फायदा नहीं होगा। आते हैं आज के अपने सेशन के पहले प्रश्न पे। प्रश्न दिया है कि स्वायत्त शाखा के रूप में राज्य की राजनीति का अध्ययन प्रमुख रूप से निम्नलिखित का परिणाम रहा है: क्षत्रिय दलों का उदय, मतदान में वृद्धि, नई स्थानीय शासन व्यवस्था और गैर दलीय राजनीतिक आंदोलन। चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए। चलिए आप लोगों का उत्तर जो है वो, चलिए सुनील वर्मा जी, क्लास 15 मिनट लेट हो गई है, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। जो 2-4-5 मिनट लेट हो जाता है वो आप ही लोगों को अब क्लास में शुरू कर देता है, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ जरूरी चीजें भी बतानी होती हैं। तो सिर्फ जो है वो किताबों से ही ज्ञान नहीं मिलता है, कभी कभी सुन भी लेना चाहिए जो मैं बोल रहा होता हूँ। और जो 2-4-5 मिनट का डिले हो जाता है सेशन को शुरू करने में, वो कभी मैं लेट हो गया इंस्टीट्यूट पहुंचने में, यानी अपने स्टूडियो पे पहुंचने में, या कोई तकनीकी समस्या आ गई उसकी वजह से ये होता है। तो आप लोग उत्तर करेंगे भैया स्वायत्त शाखा के रूप में राज्य की राजनीति का अध्ययन। तो स्वायत्त शाखा के रूप में राज्य की राजनीति का अध्ययन का जो परिणाम है वह है आपके क्षत्रिय दलों का उदय। जो लोग इसमें क्षत्रिय दलों के उदय की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इस प्रश्न में ए विकल्प के साथ जाएंगे। ए विकल्प जितने सारे लोगों ने चुना होगा सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है बहुसंस्कृतिवाद, उत्तर आधुनिकवाद, स्वेच्छातंत्रवाद और समुदायवाद। इससे संबंधित विचारकों के नाम आपको दिए हुए हैं। फ्रेडरिक हैयक दिया हुआ है, भिखु पारेख, एमिटाई एसजियोनी और माइकेल फुकार्ट। आपको इसके साथ मिला देना है किस वाद का संबंध किस व्यक्ति से है। आप लोग तेजी से इसको सुमेलित करने का प्रयास करिए। संकल्पना और उसके चिंतक दिए हुए हैं, उसको आपको सुमेलित करना है। एक बार आपसे फिर से निवेदन है मेरा कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो यदि मेरी बातों को माना है आपने और किया है तो उसका रिजल्ट आपको क्या मिला वो बताने का प्रयास करिए। उससे आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिला या नहीं मेरे सुझाव की वजह से। चले भैया, तो यदि हम बात करते हैं बहुसंस्कृतिवाद की, तो बहुसंस्कृतिवाद से संबंधित जो आपके विचारक हैं वो हैं भिखु पारेख। यदि हम बात करते हैं उत्तर आधुनिकवाद की तो आपके माइकेल फुकार्ट जो हैं वो उत्तर आधुनिकवाद से संबंधित विचारक हैं। स्वेच्छातंत्रवाद की यदि हम लोग बात करेंगे तो आपके फ्रेडरिक हैयक महोदय को स्वेच्छातंत्रवादी के रूप में देखा जाता है। और समुदायवाद की यदि बात करते हैं तो एमिटाई
एसजीओनी के द्वारा जो है इसका समर्थन किया गया है। तो उत्तर आपका जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ए का 2 और बी का 4, ए का 2 और बी का 4 जो है आपके दूसरे विकल्प में दिया है। अब एक चीज समझिए कि आप लोग पढ़ाई के दौरान या तैयारी के दौरान गलती कौन कौन सी करते हैं। ये आपसे वाद पूछा हुआ है, आपके सिलेबस में ये सारे वाद नहीं है, या हो सकता है कि आपको इसमें से बहुसंस्कृतिवाद के बारे में न पता हो, या आपको समुदायवाद के बारे में या किसी एक वाद के बारे में नहीं पता है कि ये वाद क्या है। तो कम से कम आप ये ना देखिए कि यह आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, यह आपके सिलेबस से रिलेटेड है। सिर्फ आप अपने सिलेबस को पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन जो हो जाएगा रिस्की हो जाएगा। आपके सिलेबस में जो चीजें दी हुई हैं उससे रिलेटेड चीजों को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यदि आपको नहीं पता है तो कम से कम आप गूगल करिए एक बार कि बहुसंस्कृतिवाद क्या है, आपको विकिपीडिया पे मिल जाएगा। उत्तराधुनिकवाद क्या है, स्वेच्छातंत्रवाद क्या है और समुदायवाद क्या है। और मैंने आपको इसका नोट्स बनाने का तरीका बताया है कि जो भी नई चीज आप लोगों को मिलती है उसका एक फ्लो चार्ट बना लीजिए कि इसके समर्थक कौन कौन से हैं, इसके विरोधी कौन कौन से हैं, इसकी मूल बातें क्या क्या हैं। यदि इन सारी चीजों को आप कर लेंगे तभी इस प्रैक्टिस सेशन का लाभ आपको मिलेगा। यदि मैं व्याख्या करने लगता हूं तो मैं देखता हूं आप लोग बातचीत करने लगते हैं, इसलिए मैंने व्याख्या करना या कुछ नई चीजें बताना अब आप लोगों को छोड़ दिया है। कई बार जो विद्यार्थी होते हैं वो शिक्षक को मजबूर कर देते हैं अपने तरीके में परिवर्तन करने के लिए। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। अमन जी आपका प्रश्न बड़ा अतरंगी है। यदि आपने अपने जीवन साथी का चुनाव कर लिया है तो अपनी वास्तविक स्थिति के बारे में अपने जीवन साथी को बताइए कि आपकी वास्तविक स्थिति क्या है। उनसे चीजों को शेयर करिए और उनसे पढ़ने के लिए अपने समय की जो है गुहार लगाइए। यदि वो आपकी बात को नहीं समझ सकती हैं तो दुनिया में दूसरा कोई जो है आपकी बात को नहीं समझ पाएगा और उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप उनसे कहिए कि मेरा एग्जाम है, मुझे तैयारी करना है। तो आप उनसे और एक चीज आप समझ लीजिए, मैं आपको बता दूं, आप सभी के पास जो है 24 आवर का समय सबके पास है। इस 24 आवर को आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। 8-8 घंटे में यदि आप 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं, 8 घंटा पढ़ना है, 8 घंटा सोना है, 8 घंटा पढ़ना है और 8 घंटे में अन्य कार्य करना है। तो मुझे नहीं लगता है कि आप आपकी जो फियांसे हैं उनको 8 घंटे का समय यदि देते हैं तो उनके लिए कम होगा। ये 8 घंटे का समय उनके लिए पर्याप्त होना चाहिए। तो ऐसी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए कि आपकी शादी फिक्स हो गई है और आपको बात करना है तो आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। इस 24 घंटे में ये 3 तरह का डिवीजन होता है और आप इसको देख सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। चलिए आप इसको बताइए, लेखक और पुस्तक आपसे पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। सभी लोग इस प्रश्न में उत्तर कर रहे हैं बी विकल्प के लिए। क्या है भैया? नियो कॉलोनिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ इंपेरियलिज्म किसके द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है? उत्तर तेजी से करेंगे। नियो कॉलोनिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ इंपेरियलिज्म किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, आपको बताना है। चलें, तो यह लेनिन के द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है, यह क्रूमा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आप लोग ध्यान रखेंगे, कई जगह इसे क्रूमा लिखा जाता है, कहीं पे क्रूमा लिखा जाता है। जो कुछ भी आपको मिले आप जो है उससे इसको सम्मिलित कर सकते हैं। तो बी विकल्प आपका जो होगा इस प्रश्न में बिल्कुल सही हो जाएगा। चले, बहुत ही बढ़िया। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे, आपको बताना है। बी.आर. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, सरदार पटेल। 4 विकल्प आपको दिया हुआ है, चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए। चलें, क्वामे क्रुमा उनका नाम है, आप लोग नक्रुमा भी बोल देते हैं। चलिए, उससे कोई समस्या नहीं है। तो सभी लोग जो है सी विकल्प की बात कर रहे हैं। तो हमेशा आप लोगों को मैं बताते आया हूं कि आपके
जो संविधान सभा की का उद्घाटन सत्र हुआ था वो 9 दिसंबर को हुआ था, 9 दिसंबर को। फिर 11 दिसंबर को दूसरी मीटिंग हुई थी और 13 दिसंबर को जो है वो तीसरी मीटिंग हुई थी 1946 में। 9 दिसंबर को जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा को वरिष्ठता के आधार पे उद्घाटन सत्र का जो है वो अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसके बाद से 11 दिसंबर को आपके स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कर लिया गया था। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है वो किसे चुना गया था 11 दिसंबर को? तेजी से उत्तर करिए। चलें, 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसका चुनाव किया गया था? उत्तर करना है आप सभी लोगों को। यह आपके उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष थे। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक निकाय हैं आपको बताना है। इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग दिया हुआ है। संवैधानिक निकाय के रूप में आपको किसी एक विकल्प का चुनाव करना है। तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग। और संवैधानिक निकाय क्या होता है आप लोगों को बताना है। चले, बहुत ही बढ़िया। राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। और पहले उद्घाटन सत्र में या 9 दिसंबर 1946 की जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें आपके सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। चले, उत्तर करेंगे। सांविधिक निकाय किसे कहते हैं आप लोगों को उत्तर करना है इस प्रश्न के लिए। तेजी से उत्तर करिए। ACD के लिए उत्तर आ रहा है आप सभी लोगों का। A, C और D। सांविधिक निकाय किसे कहते हैं? चलो, बहुत ही बढ़िया। अब एक चीज समझिए, दो तरीके के निकाय होते हैं। एक होते हैं आपके संवैधानिक निकाय, संवैधानिक, और दूसरा होता है आपका संविधिक। जो लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को खास करके इस चीज का ध्यान देना चाहिए। देखिए, आपके शब्दों का चुनाव जो है आपको पीजीटी के इंटरव्यू में फंसा सकता है। तो जो लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनको सोच समझ के और नपे तुले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि आप उलझुल बातें बोलेंगे, अनुमानित बातें बोलेंगे, उससे आप ही को नुकसान होगा। संवैधानिक निकाय वे होते हैं जिनका उल्लेख संविधान में डायरेक्ट किया गया है। संविधान में जिनका उल्लेख है ऐसे निकायों को हम संवैधानिक निकाय कहते हैं। संविधिक निकाय उन निकायों को कहते हैं, आप लोग बोल देते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में, आप ये कह देते हैं कि जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है। ये गलत जवाब होता है। आपको सही जवाब देना होता है कि ऐसे निकाय जिनका संविधान के उपबंधों के अनुसार गठन किया गया है, संविधान में दिए गए उपबंधों के अनुसार जिनका निर्माण किया गया है, उन्हें हम संविधिक निकाय कहते हैं। ये नहीं कह सकते कि इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। हाँ, संवैधानिक निकाय वे हैं जिसका संविधान में डायरेक्ट उल्लेख है, जैसे संघ लोक सेवा आयोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका प्रयोग किया गया है? तो आप लोग अनुच्छेद बता दीजिए। बाकी जो आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, ये ऐसे निकाय हैं जो संविधान के नियमों के अनुरूप या संविधान की भावना के अनुरूप जिसका निर्माण किया गया है, तो आप लोग उसे संविधान का संविधिक निकाय कहेंगे। उत्तर आपका चौथे विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सभी लोग इसमें जो है, चलिए डी विकल्प का ही चुनाव करेंगे। तो संविधिक और संवैधानिक निकाय में अंतर स्पष्ट है सभी लोगों को। ऐसे निकाय जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के में किया गया है उसे हम जो है संवैधानिक निकाय कहते हैं। संविधिक निकाय ऐसे निकायों को कहते हैं, ऐसे संस्थानों को कहते हैं जिसका उल्लेख जो है माफ करिएगा, जिसका निर्माण संविधान के उपबंधों के अनुरूप किया गया है, उसे जो है वो संविधिक निकाय कहा जाएगा। यदि आप ये कह देंगे कि संविधान में उल्लेख ही नहीं है तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा और ऐसा मान लिया जाता है कि आपने
गहराई से सोच समझ के इसको नहीं पढ़ा है। तो इन सारी छोटी छोटी बातों को ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो बहुत गंभीर असर डालती हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में पहली बार किस राज्य में सत्ता में आई थी, आप लोगों को बताना है कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। साथ में एक बार यह भी पूछा गया है कि इसका गठन कब हुआ है, गठन कब और कहां हुआ है। आपको इन 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तेजी से उत्तर करिएगा। उत्तर तेजी से करेंगे आप सभी लोग। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया चले भैया। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि किस राज्य में पहली बार सत्ता में आई थी। तो जो लोग केरल की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। केरल में जो है वो पहली बार सत्ता में आपकी कम्युनिस्ट पार्टी आई थी। बात करते हैं इसके गठन की। तो इसका गठन जो हुआ है वो आपके 12 दिसंबर 12 नहीं, ध्यान रखिएगा, 26 दिसंबर 1925 को, 26 दिसंबर 1925 को इसका गठन किया गया। कहां पे हुआ है भैया, तो कानपुर, कानपुर नगर। किसके द्वारा किया गया भैया, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे MN रॉय, ROY होता है रॉय के स्पेलिंग। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। MN रॉय के द्वारा 1925 में कानपुर नगर में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। पहली बार जो है सत्ता में इनको केरल में स्थान मिला था। भारत की एकमात्र साम्यवादी पार्टी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपको दिया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा सेल्वी मामले में दिए गए निर्णय में, 2010 में सेल्वी मामला था, और आपको बताना है कि निर्णय में निम्नलिखित में से किस अधिकार को मान्यता दी गई। मानसिक निजता का अधिकार, जम्मू और कश्मीर में संपत्ति खरीदने का अधिकार, दबाव समूह बनाने का अधिकार और नोटा का अधिकार। चारों में से किसी एक को चुनना है, तेजी से उत्तर करना है। जी बिल्कुल, उत्तर करेंगे तेजी से। एक बार निवेदन है फिर से आप सभी लोगों से, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलें, क्या है यह मानसिक निजता का अधिकार। सभी लोगों का उत्तर आ रहा है मानसिक निजता का अधिकार। सेल्वी मामला जो आया था, सेल्वी मामला 2010 का एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो आप लोग बताएंगे। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य का एक मामला था और इसमें जो है मानसिक निजता के अधिकार को जो है वो की मांग की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा था कि किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बगैर कौन कौन सी चीजें नहीं हो सकती हैं। ब्रेन मैपिंग, ब्रेन मैपिंग नहीं होगी। नार्को टेस्ट जो होता है वो नहीं हो सकता है। तो यह आपकी मानसिक निजता का अधिकार है। आपकी मानसिक स्थिति को जानने का, आपकी अनुमति के बगैर आपकी मानसिक स्थिति को जानने का किसी को अधिकार नहीं है। जब तक आप अनुमति नहीं देंगे तब तक ब्रेन मैपिंग या नार्को टेस्ट जैसी जो आपकी मानसिक स्थिति को पता लगाने वाला कोई भी ऐसा उपकरण जो है वो प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट, किसी और तरीके से भी यदि आपके मस्तिष्क के अंदर की जानकारी को निकालने का यदि प्रयास किया जा रहा है तो उसे जो है यह प्रतिबंधित करता है। जब तक आप अनुमति नहीं देंगे तब तक जो है आपकी जो जानकारी है उसे निकाला नहीं जा सकता है, आपके मस्तिष्क से निकालने का प्रयास नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट जैसी विधियों का प्रयोग किया जाता है, खास करके जब किसी अपराध में कोई संलिप्त होता है तो उस अपराध की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट जैसी चीजें होती हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला आपको दिया हुआ है, प्रश्न को थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, तो आप लोग धैर्य बना के रखेंगे।
दिया गया नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए शाखा के रूप में लोक प्रशासन के विकास में निम्नलिखित चरणों को सही कालक्रम में लगा दीजिए भैया। आप लोगों को लोक प्रशासन के विकास को सही चरणों में लगा देना है। पारिस्थितिकी उपागम, सिद्धांत उपागम, राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन और लोक नीति उपागम, किस उपागम का विकास किस वर्ष में हुआ है उसके आधार पर आप लोगों को उत्तर करना है अपना। तेजी से उत्तर करिएगा और ईयर सहित उत्तर करने का प्रयास करिएगा। चले ईयर बताइए। पारिस्थितिकी उपागम के लिए उत्तर करिए और इस उपागम का विकास किसने किया है। ABCD से काम नहीं चलेगा। चलिए कोई बात नहीं है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1948 पारिस्थितिकी उपागम का काल जो है 1948 से 1970 के बीच रहा है। 1970 के बीच बात करेंगे किसके द्वारा इसको जो है वो विकसित किया गया, तो इसका विकास जो है वो गास के द्वारा किया गया था। यदि हम बात करते हैं सिद्धांत का उपागम की, तो यह भैया 1927 से जो है 1937, इसका 10 साल का टेन्योर रहा है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद यदि हम बात करते हैं राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन काल की, तो राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन काल जो है आपके 1887 से जो है 1926 तक का जो समय है, इसे राजनीतिक प्रशासन के द्विविभाजन काल के रूप में देखा जाता है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। बाकी यदि हम बात करते हैं लोक नीति उपागम की, तो लोक नीति उपागम जो है 1970 के बाद 1970 के बाद जो है अब तक इस नीति का जो है वो प्रयोग होता रहा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तर आप सभी लोगों का इस प्रश्न में जो है वो आ रहा होगा। चलिए इसको क्रम से देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको किसको रखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसमें राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन काल को रखना पड़ेगा, तो सी सबसे पहले आ जाएगा। चलिए कई विकल्पों में सी पहले दे दिया है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका 1927, तो 1927 यानी बी हो जाएगा। तो जो सी और बी, चलिए कई विकल्प में दिया है, तीसरे को भी देख लेते हैं भैया। अब 1927 के बाद से आपको रखना पड़ेगा किसको, 1948 को। तो सी बी और ए, सी बी और ए आपको जो है सिर्फ एक विकल्प में मिलेगा, सी बी ए। चौथे विकल्प में जो लोग इसमें डी विकल्प का चुनाव करेंगे उनका उत्तर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि फिफ्नर ने अपने प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया है। प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में फिफ्नर ने किसे शामिल नहीं किया है आपको बताना है। मैं डी होगा, मैंने कह तो दिया, डी विकल्प का चुनाव किया था मैंने, कोई समस्या हो गई क्या उसमें। चलिए प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में किसको शामिल नहीं किया, सामग्री और आपूर्ति, स्थानीय प्राधिकारियों के कार्य और शक्तियां, पद्धति और प्रक्रिया, प्रशासनिक जवाबदेही। चारों में से एक को चुनिए। सारे लोग डी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया। कल बोला था मैंने, आज फिर से बोल रहा हूं, या आप लोग लकीर के फकीर बन जाते हैं, अपने मस्तिष्क का प्रयोग ही नहीं करते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक चिंतक बात किसकी कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन के सिद्धांत की बात कर रहा है, और प्रशासनिक जवाबदेही को वो छोड़ कैसे सकता है। कम से कम इतना तो सोचना चाहिए आप लोगों को। बस किसी ने डी लिख दिया और उसके पीछे चल दिए आप लोग भीड़ लगा के। अपने मस्तिष्क का प्रयोग आप लोग कब करेंगे। एक व्यक्ति गड्ढे में गिरेगा तो सब लोग जो है गड्ढे में चले जाएंगे, ऐसा आप लोग कभी कभी एकदम निराश कर देते हैं। चलिए, स्थानीय प्राधिकारियों के कार्य और शक्तियों का उल्लेख जो है इन्होंने नहीं किया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा, जो लोग बी विकल्प के साथ जाएंगे।
आप लोग बी विकल्प के साथ जाइए। आगे बढ़ते हैं। बाकी अपने बारे में सोचिए कि आप कर क्या रहे हैं। आप लोग जो सोचते हैं, आप माइंडसेट में आपका समझ रहा हूं मैं जानता हूं कि सब लोग ये चाहते हैं कि मेरा प्रश्न गलत ना हो, क्योंकि यदि आपका प्रश्न गलत होगा तो हो सकता है कि सामने वाले की नजर में आपकी इमेज आज खराब हो जाए। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं कि आज जो मेरा प्रश्न गलत होगा, आज कितने लोगों को आप लोग इसमें से एक दूसरे को फेस टू फेस जानते हैं? कोई नहीं जानता है किसी को। हो सकता है जीवन में आप लोगों की, सभी लोगों की एक साथ कभी मुलाकात भी ना हो, और ऐसी स्थिति में यदि किसी के सामने कोई आपके बारे में ये सोच लेता है कि इनको नहीं आता है, उससे आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए अपने मस्तिष्क का प्रयोग करिए। ईश्वर ने आपको एक उपकरण दिया है, इतना बड़ा सा सेटअप लगा के एक, और उस सेटअप का आप प्रयोग करिए, उसका अनादर न करिए। दूसरे के विचारों से प्रभावित होना छोड़ दीजिए आप लोग। ये आपके जीवन में हर जगह आपके काम आएगा। जो मैं कल बता रहा था आप लोगों को कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, नेताजी के साथ एक सुखद मुलाकात, ये भी उसी का एक प्रकार है। वो लोग नेताजी से प्रभावित हैं, इसलिए नेताजी से सुखद मुलाकात करते हैं। उनकी स्थिति आपको पता है। तो आप लोग कम से कम थोड़ा सा सोच के, आप लोग सोच समझ के कोई भी कार्य किया करिए। अपने बारे में सोचिए, अपने लाभ के बारे में सोचिए कि आप अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, उससे आपको क्या मिलेगा। लोक प्रशासन के पब्लिक चॉइस अप्रोच किस दशक में अस्तित्व में आया है, आपको बताना है, तेजी से उत्तर करना है। चलें भैया, पब्लिक चॉइस अप्रोच की यदि हम लोग बात करेंगे तो यह पब्लिक चॉइस अप्रोच जो है वो विकसित किया गया अमेरिकी विचारक ओस्ट्रोम के द्वारा, या ओस्ट्राम, ठीक है। कब हुआ था? 1960 के दशक में हुआ था। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, आपका डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, जो लोग डी विकल्प का चुनाव करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किसने नेतृत्व का विश्लेषण सर्कुलर रिस्पांस के रूप में किया है? उत्तर तेजी से करेंगे। नेतृत्व का विश्लेषण सर्कुलर रिस्पांस के रूप में, चलें तो जो लोग एमपी फॉलेट का चुनाव करेंगे उन सभी का उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्कुलर रिस्पांस का जो विश्लेषण किया है वो एमपी फॉलेट ने किया है। क्या है सर्कुलर रिस्पांस? तो एमपी फॉलेट महोदय का एक स्टेटमेंट आप लोगों को ध्यान होगा, जिसमें इन्होंने कहा था कि नेता जो है वो सिर्फ अपने समूह से प्रभावित नहीं होता है, माफ करिएगा, नेता सिर्फ अपने समूह को प्रभावित नहीं करता है बल्कि उससे प्रभावित भी होता है। यह स्टेटमेंट आपके सर्कुलर रिस्पांस को का द्योतक है। तो उत्तर आप लोग इसमें डी विकल्प के साथ ही जाएंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी औपचारिक संगठन के बारे में बर्नार्ड के सिद्धांत की विशेषता नहीं है? औपचारिक संगठन के बारे में बर्नार्ड का जो सिद्धांत की विशेषता उन्होंने बताई थी औपचारिक संगठनों की, उसमें से कौन सा नहीं है? आपको सामान्य उत्प्रेरक दिया है, सामान्य प्रयोजक दिया है, संचार दिया है, सहयोग करने की इच्छा दी हुई है। किसी एक को चुन लीजिए और तेजी से उत्तर करिएगा। ठीक है एमपी सर। औपचारिक संगठन के बारे में बर्नार्ड शा के सिद्धांत की विशेषता नहीं है। औपचारिक संगठन के बारे में बर्नार्ड शा महोदय ने औपचारिक संगठन की 3 विशेषताओं का उल्लेख किया है। सीधा सवाल वहीं से पूछा गया है। चलें तो औपचारिक संगठनों की जो 3 विशेषता बताई थी इन्होंने, वो बताया था आपका संचार, सामान्य प्रयोजन, सहयोग करने की इच्छा। जबकि सामान्य उत्प्रेरक जो है वो औपचारिक संगठन की विशेषता नहीं है। तो उत्तर आपका जो हो जाएगा वो ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आप लोग इसमें ए विकल्प के साथ जाएंगे। उत्तर ए विकल्प आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। और विशेषताएं कौन कौन सी 3 बताई हैं? संचार, सामान्य प्रयोजन, सहयोग करने की इच्छा।
आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ब्रिटेन में नौकरशाही की राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित थी? आपको मास्टरमैन समिति, प्लाउडेन समिति, एस्टन समिति और नॉर्थ कोर्ट ट्रेवलाइन समिति दिया हुआ है। आप लोगों को किसी एक का चुनाव करना है। चलिए तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग। चलें, तो जो लोग इसमें मास्टरमैन समिति का चुनाव करेंगे उनका उत्तर सही हो जाएगा। मास्टरमैन समिति का जो गठन किया गया था 1949 में किया गया था और मास्टरमैन समिति ने सुझाव दिया था कि प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के संबंध में अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए और इस प्रत्येक व्यक्ति में नौकरशाह भी आता है। भारत में सामान्यतः जो है नौकरशाहों को राजनीति से अलग करके देखा जाता है, वैसे ही आपको ब्रिटेन में भी इस बात पे चर्चा हो रही थी और इसके लिए एक समिति का गठन किया गया जिसे मास्टरमैन समिति कहा जाता है 1949 में। और इन्होंने सुझाव दिया कि भैया प्रत्येक व्यक्ति को जो है वो क्या करना चाहिए, राज्य से संबंधित गतिविधियों पे अपना विचार रखने की अनुमति होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने इसमें आगे यह भी सुझाव दिया था कि राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न जो आपको दिया है थोड़ा सा, भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यात्मक विशेषज्ञता की सिफारिश निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? आपको बताना है। कार्यात्मक विशेषज्ञता की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई है? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, सतीश चंद्र समिति, एपेलवी रिपोर्ट या सरकारी आयोग? चारों में से किसी एक का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिएगा। चलें, तो जो लोग इसमें प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की बात करेंगे उनका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था, लेकिन मोरारजी देसाई ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। बाद में हनुमंतैया जी को जो है वो इसका अध्यक्ष बना दिया गया था और इन्होंने कार्यात्मक विशेषज्ञता की सिफारिश की थी कि आप जिस पद पे कार्य कर रहे हैं उस कार्य की आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य की विशेषता आपके पास होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए यदि शिक्षक की बात की जाए तो शिक्षक के पास शिक्षण कार्य करने की विशेषज्ञता होनी चाहिए। ऐसा सुझाव जो है आपके प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा जो है वो दिया गया था हनुमंतैया जी की अध्यक्षता में। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है प्रदत्त विधायन नहीं है। आपको बताना है कि प्रदत्त विधायन इसमें से कौन सा नहीं है और साथ ही उत्तर करना है कि प्रदत्त विधायन होता क्या है। यदि आप ये जानते हैं कि प्रदत्त विधायन क्या होता है तभी आप इस प्रश्न का सही उत्तर कर पाएंगे। और यदि आपने रटा है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन यदि आपने सिर्फ रट लिया है तो हो सकता है कि परीक्षा में जब इसमें विकल्प बदल दिया जाए तो आप लोगों को समस्या का सामना करना पड़ जाए। इसलिए यदि आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो ठीक स्पष्ट कर दीजिए। चलें, तेजी से उत्तर करिएगा। चलिए ये बताइए कि प्रदत्त विधायन क्या होता है। उत्तर सबका आ रहा है इसमें। मैक्सिमम लोग सी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं, कुछ लोग बी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं। चले, बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग इसमें तीसरे विकल्प की बात कर रहे हैं, अध्यादेश बनाने की शक्ति, यह प्रदत्त विधायन नहीं है। प्रदत्त विधायन क्या होता है तो आप लोग ध्यान रखिए, जब विधायिका जो है अपनी जिम्मेदारी किसको सौंप दे, कार्यपालिका को सौंप दे। तो विधायिका जब विधि बनाने की जिम्मेदारी किसी और को सौंप देती है, अर्थात कार्यपालिका को सौंप देती है,
तो उसे प्रदत्त विधायन कहा जाता है। अब इसमें एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि विधि बनाने की शक्ति तो ये सौंपती है, लेकिन इस चीज में ये कुछ नियम बना देती है और उस नियम के अनुसार ही आपको अपने लिए कानून बनाने का अधिकार होता है। तो विधायिका कुछ नियमों के आधार पे, कुछ शर्तों के आधार पे कार्यपालिका को अपने लिए नियम बनाने का जब अधिकार दे देती है तो ऐसे विधायन को जो है हम प्रदत्त विधायन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कुछ कार्य जैसे आपको करना चाहिए, जो आपकी जिम्मेदारी है, यदि आप बड़े भाई हैं, बड़ी बहन है अपने परिवार के, या सबसे सीनियर सदस्य में है, या मान लीजिए आपसे कोई बड़ा है, तो पिताजी की जो जिम्मेदारी है वह सामान्यतः जिस कार्य को पिताजी को करना चाहिए, यदि पिताजी आपको वह जिम्मेदारी सौंप देते हैं कि भैया हम ये इस कार्य को करने के लिए सक्षम नहीं हैं, आप इस कार्य को कर लीजिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, अपना अधिकार उन्होंने आपको प्रदत्त कर दिया गया। तो प्रदत्त विधायन जो होता है वो आपके विधायिका का कार्यपालिका को नियम बनाने का अधिकार जो है वो होता है। अध्यादेश की बात करें तो अध्यादेश जो है वो प्रदत्त विधायन के अंतर्गत नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि यह आपके अध्यादेश की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति का विशेष अधिकार है, तो विशेष अधिकार है, इसलिए प्रदत्त विधायन नहीं कहा जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। आपको दिया है नागरिक शिकायत निवारण और संबंधित देश, आपको प्रोक्यूरेटर प्रणाली दिया है, प्रशासनिक न्यायालय दिया है, ओम्बुड्समैन और संसदीय आयुक्त, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और स्वीडन से आपको इसको मिलाना है। चलें उत्तर करिए तेजी से। तेजी से सम्मिलित करेंगे आप सभी लोग इसमें। जनता टीवी पीलीभीत अभी भी दिख नहीं रहा है, फॉन्ट बहुत ज्यादा छोटा है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा छोटा है। चलिए, आपको दिया हुआ है प्रोक्यूरेटर प्रणाली, तो प्रोक्यूरेटर प्रणाली का प्रयोग जो है रूस में किया जाता है। क्या है प्रोक्यूरेटर प्रणाली? एक बार तेजी से कमेंट करके बताएंगे। प्रशासनिक न्यायालय की हम लोग बात करते हैं तो प्रशासनिक न्यायालय जो है वो फ्रांस में आपको देखने को मिलेगा। वहीं जब हम ओम्बुड्समैन की बात करते हैं तो ओम्बुड्समैन जो है वो स्वीडन में देखने को मिलेगा, और इसी का एक रूप है ओम्बुड्समैन का जिसे आप लोग लोकपाल कहते हैं, वह भारत में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और संसदीय आयुक्त की बात की जाए तो यह ब्रिटेन में आपको देखने को मिलेंगे। तो उत्तर आपका जो हो जाएगा ए का 2 बी का 1, ए का 2 और बी का 1 जो है सिर्फ एक ही विकल्प में, दूसरे विकल्प में दिया है, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इस प्रश्न में जो है वो दूसरे विकल्प के साथ जाएंगे। चलिए, देखिए प्रोक्यूरेटर प्रणाली की बात की जाए तो मैंने आपसे कहा था कि रूस में जो है ये प्रोक्यूरेटर प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत में एक लोकपाल नियुक्त कर दिया जाता है जनता की शिकायतों को सुनने के लिए, वैसे ही यहाँ पे आपको एक प्रोक्यूरेटर जो है अपॉइंट किया जाता है, एक अधिकारी उसको समझिए जिसे अपॉइंट कर दिया जाता है जो जनता की शिकायतों का निवारण करता है। अगला प्रश्न दिया है पदोन्नति के लिए लोक अधिकारियों के कार्य निष्पादन का वैज्ञानिक रूप से मूल्यांकन करने के लिए दक्षता स्तर निर्धारित करने की प्रणाली का उद्भव हुआ चीन में, जापान में, यूएसए में या यूके में? तेजी से किसी एक विकल्प का चुनाव करिएगा। चलें, तो जो लोग इसमें यूएसए की बात कर रहे होंगे कि कार्य निष्पादन का वैज्ञानिक रूप से मूल्यांकन करने के लिए दक्षता स्तर निर्धारित करने का कार्य जो है वो आपके यूएसए में शुरू हुआ था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें कर्मचारियों को सेवा रेटिंग दी जाती है, ध्यान रखेंगे, सेवा रेटिंग, और इनकी पदोन्नति जो है इनकी सेवा रेटिंग के आधार पे। यदि आप टीचर हैं, आपने कितना अच्छा कार्य किया है वो आपकी रेटिंग बता देगी और उसी के आधार पे आपको पदोन्नत किया जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, उत्तर तीसरे विकल्प के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए बिल्कुल सही होगा।
आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको जो दिया हुआ है, 1977 में अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की सिफारिश की थी? उत्तर करिएगा तेजी से। चलें, चलें, बहुत ही बढ़िया। इन्होंने 2 स्तरों की बात की थी। कौन कौन से 2 स्तर की बात इन्होंने की थी? अशोक मेहता समिति के द्वारा जो है वो 2 स्तर की पंचायतों का उल्लेख किया गया था। कौन कौन सी 2 स्तर की पंचायतें होंगी? तेजी से उत्तर करिए। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो ध्यान रखेंगे, पहले तो इन्होंने कहा था भैया जिला पंचायत, जिला पंचायत यानी जिले के स्तर पे एक पंचायत होनी चाहिए। इसमें मंडल का अर्थ क्या है बता दीजिए, मंडल का अर्थ बताइए। मंडल पंचायत में किसको शामिल किया जाता था? मंडल पंचायत, उत्तर सभी लोग करेंगे। मंडल पंचायत में मंडल पंचायत कैसे बनेगी? तेजी से उत्तर करेंगे। तेजी से उत्तर करिए। 1977 में इसका गठन किया गया था, 78 में रिपोर्ट आई थी। चलें, चलें, कई जिलों को मिलाकर उत्तर आ रहा है, क्षेत्र के सदस्य मिलकर ब्लॉक स्तर आ रहा है। चलिए, कोई बात नहीं। ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातों पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जिला पंचायत आप लोग सभी लोग समझ रहे होंगे, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जो है वो पंचायत बनेगी, एक जिले की एक पंचायत होगी। वहीं मंडल पंचायत जो है यह कई गांवों को मिलाकर एक मंडल बनाया जाएगा। आप करिएगा, ये गांव है, कई गांवों को मिलाकर एक मंडल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जब इसमें 2 या 2 से अधिक गांव मिलेंगे तो इससे जो होगा एक मंडल का निर्माण होगा। चलिए, गुड इवनिंग पीटी जी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, मंडल पंचायत जो है यह गांवों का समूह है, लोगों का समूह नहीं है, ब्लॉक स्तर की कमेटी नहीं है, यह गांवों का समूह है। 1977 में गठित की गई आपकी अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायत का उल्लेख किया। द्विस्तरीय पंचायत में जो है इन्होंने एक जिला पंचायत और दूसरे मंडल पंचायत का उल्लेख किया था। जिला पंचायत जो है ये डिस्ट्रिक्ट स्तर पे और मंडल पंचायत जो है कई गांवों पर मिलाकर, इसे जो है उच्च पंचायत और इसे निम्न पंचायत भी कहा जाता है। एक बार पूछा हुआ है कि निम्न पंचायत जो है वो का संबंध किससे है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, निम्न पंचायत जो है वो मंडल पंचायत है। आज के मंडल से आप लोग इसको कभी भी कोरिलेट ना कर लीजिएगा। यदि आप आज के मंडल से इसको कोरिलेट कर लेंगे तो आप लोगों का प्रश्न गलत हो जाएगा। आज का मंडल जो है वो कई जिलों को मिला के और एक मंडल का निर्माण होता है, और आपके अशोक मेहता समिति में जो है कई गांवों को मिलाकर एक मंडल का निर्माण होता था। मंडल या एक ग्रुप कहा जाता है उसे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी उदारतावाद की संकल्पना से संबद्ध है? आपको बताना है यथार्थवादी उदारतावाद की संकल्पना से संबंधित व्यक्ति। E.H. कार, रॉबर्ट बायर्ड, जॉर्ज कैनन और जॉन हर्ट्ज दिया हुआ है, किसी एक को चुनिए। देखिए, कुछ नहीं कह सकते हैं बस जितना रिपोर्ट में लिखा गया है, क्योंकि मैं आपसे हमेशा कह रहा हूं, खास करके जो लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जिनको इंटरव्यू देना है, शब्दों का चयन सोच समझ के,
कई गांवों को मिलाकर बनाने वाले समूह को जो है मंडल पंचायत कहा था आपके मेहता साहब ने। बस इतना ध्यान रखिए। उत्तर तेजी से करेंगे। यथार्थवादी उदारतावाद की संकल्पना के लिए यदि आप सभी लोग इसमें जॉर्ज हर्ट्ज के लिए जाएंगे तो उत्तर सही हो जाएगा। क्या है भैया यथार्थवादी उदारतावाद? तो ध्यान रखिएगा कि इसमें यथार्थवाद और आदर्शवाद दो संकल्पनाएं हैं। या यथार्थवाद तो इसमें लिखा ही है, ऊपर लिख देता हूं आदर्शवाद। आदर्शवाद, यथार्थवादियों को इन्होंने कहा था कि यह निराशावादी हैं। निराशावादी इन्होंने यथार्थवादियों को बताया था, कहा था कि ये निराशावादी हैं, और आदर्शवादियों को बताया था कि ये आशावादी हैं। और आशा और निराशा के बीच में जो है एक सेतु निर्माण का कार्य किया किसने? आपके जॉन हर्ट्ज महोदय ने। और वह सेतु क्या, कौन सा था? यथार्थवादी उदारतावाद का। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न में आपका चौथे विकल्प के लिए उत्तर डी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग डी विकल्प का चुनाव करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है कि क्या दिया है भैया? बैकरेक्ट और बैरेट्ज ने राज्यों के आचरण पर नियंत्रण के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों के 3 वर्गों का उल्लेख किया है। निम्नलिखित में से कौन से 3 वर्ग हैं? 4 आपको इसमें दे दिया गया है। प्रभाव संबंध, बल संबंध, वैध संबंध और शक्ति संबंध। तो बताना है इन दोनों के अनुसार जो है कौन सा अंतरराष्ट्रीय संबंधों के जो 3 वर्ग हैं उसमें से कौन सा नहीं आता है। जी बिल्कुल, टीजीटी में नहीं है इंटरव्यू, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सही शब्दावली का ज्ञान नहीं होना चाहिए। हाँ, बस आपके साथ रिलीफ ये है कि आपको इंटरव्यू नहीं देना है। तो आप जब पहली बार मुंह खोलेंगे तो विद्यार्थियों के सामने खोलेंगे, और जो लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनको सबसे पहले इंटरव्यूअर के सामने अपना मुंह खोलना है। और इंटरव्यू में नंबर मिलता है, आपका चयन उस नंबर पे ही आधारित होता है। चलें 23 से उत्तर करेंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो बात करेंगे भैया, इन लोगों ने किसकी किसकी बात की थी? प्रभाव संबंध, माफ करिएगा, प्रभाव संबंध की बात की, वैध संबंध की बात की और शक्ति संबंध। अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है वो 3 आधारों पर संचालित होते हैं, प्रभाव, वैधता और जो है शक्ति के आधार पे। बल संबंध का जो है उल्लेख इन्होंने नहीं किया है। तो आपका उत्तर ए, सी और डी के लिए सही हो जाएगा। ए, सी और डी जो है दूसरे विकल्प में दिया है। जो लोग इसमें दूसरे विकल्प के साथ जाएंगे उनका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपको दिया है कि E.H. कार ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है, आपको बताना है। ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, 20 ईयर्स क्राइसिस, पॉलिटिकल रियलिज्म एंड पॉलिटिकल आइडियलिज्म, द रियलिटी ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। इन चारों पुस्तकों के राइटर के नाम आप क्रम से लिख के बता दीजिए। ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज किसके द्वारा लिखी गई? 20 ईयर क्राइसिस किसके द्वारा लिखी गई? पॉलिटिकल रियलिज्म एंड पॉलिटिकल आइडियलिज्म किसके द्वारा लिखी गई? द रियलिटीज ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी किसके द्वारा लिखी गई? चारों के राइटर के नाम क्रम से बताइए। चले बहुत ही बढ़िया। चलें, तो जो लोग इसमें 20 ईयर क्राइसिस की बात कर रहे होंगे E.H. कार के द्वारा, उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज की बात करेंगे तो आप सभी को पता है कि यह कार्ल पॉपर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है। पॉलिटिकल रियलिज्म एंड पॉलिटिकल आइडियलिज्म के लिए यदि आप लोग बात करेंगे तो यह हर्ज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है।
यदि आप लोग रियलिटीज ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की बात करेंगे तो जॉर्ज कैनन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो सभी पुस्तकों के नाम आप सभी को याद होने चाहिए। उत्तर आपका इसमें दूसरे विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न आपको दिया है कि फ्रेंटन फेरन ने पहली बार थर्ड वर्ल्ड यानी तीसरी दुनिया शब्दावली का प्रयोग किया, वह किस देश के थे? आपको बताना है फ्रांस, इंग्लैंड, अल्जीरिया और मिस्र। चलें भैया, तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, तो ये अल्जीरिया के जो है भैया एक इनका जो संबंध है वो अल्जीरिया से रहा है। इन्होंने पुस्तक लिखी थी 1961 में। 1961 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है लस डिमिनेशो डिलेटरेंस। लस डिमिनेशो डिलेटरेंस एक पुस्तक है जिसमें इन्होंने थर्ड वर्ल्ड या तीसरी दुनिया का उल्लेख किया। थर्ड वर्ल्ड या तीसरी दुनिया में किन देशों को शामिल किया था इन्होंने, आपको बताना है। नाम इनका फ्रेंटन फेरन है। चारों में से किसी एक को चुन लीजिए। लस डिमिनेशो डिलेटरेंस 1961 में लिखी गई पुस्तक है। चलें, अल्जीरिया। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तीसरी दुनिया में किन देशों को शामिल किया गया है? अगला दिया है किसने गुट निरपेक्षता की एक अस्थायी नीति के रूप में आलोचना की है भैया? गुट निरपेक्षता की एक स्वार्थी नीति के रूप में, माफ करिएगा, स्वार्थी नीति के रूप में मैंने अस्थायी पढ़ दिया है, क्षमा चाहता हूं। चलें, तो जो लोग इसमें स्ट्रॉजन बर्जर की बात करेंगे उन सभी का उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड कंट्री में एशिया और अफ्रीका के देशों को जो है वो शामिल किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। एशिया और अफ्रीकी देशों को थर्ड वर्ल्ड में उनकी काउंटिंग होती है। उत्तर चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। ये प्रश्न हो सकता है थोड़ा सा पढ़ने में आपको असुविधा हो जाए। निम्नलिखित में से किसने घोषणा की थी कि शस्त्रों की होड़ में अपने आप में आतंक का अनुभव होता है? सशस्त्रों की होड़ में अपने आप में आतंक का अनुभव होता है, किसने कहा था? कि जो हथियारों की होड़ है वह जो है आतंक का अनुभव कराता है, किसका मानना है? आपको हेडली बुल दिया हुआ है, अर्नोल्ड टाइनबी दिया है, कैथन वॉल्डिन दिया हुआ है और आपको लिन मिलर दिया है। किसी एक को चुन लीजिए और तेजी से बता दीजिए। तो सशस्त्रों की होड़ को हेडली बुल ने कहा था कि जो हथियारों की होड़ लगी हुई है, सब लोग अधिक से अधिक हथियार इकट्ठा करना चाहते हैं, इससे आतंक का अनुभव होता है। तो भैया आप लोग हेडली बुल को याद रखिएगा। बुल का काम है लड़ना और लड़ाई से जो है इनको डर लगता है या हथियारों से इनको डर लगता है, इनको आतंक का अनुभव होता है।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का एक रूप नहीं है। आपको बताना है सामाजिक शक्ति, सैनिक शक्ति, मनोवैज्ञानिक शक्ति और आर्थिक शक्ति। राष्ट्रीय शक्ति का रूप कौन सा नहीं है, आप लोग इसमें से चुन लीजिए और तेजी से उत्तर करिएगा। चलें, तो जो लोग इसमें सामाजिक शक्ति का चुनाव कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शक्ति का रूप सामाजिक शक्ति नहीं होती है। सैनिक शक्ति, मनोवैज्ञानिक शक्ति और आर्थिक शक्ति से ही आपकी राष्ट्रीय शक्ति का जो है वो निर्माण होता है। देवस्मिता सिंह जी कह रही हैं ये किस लेवल का प्रश्न है। देखिए इसमें कुछ प्रश्न टीजीटी के हैं, कुछ प्रश्न लोक प्रशासन के हैं पीजीटी के लिए, तो अलग अलग नहीं है, सब मिला जुला हुआ है एक ही में। टीजीटी पीजीटी के लेवल का है सब। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, भैया बता दीजिए। मालदीव, म्यांमार, नेपाल और अफगानिस्तान। सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है। चले, बहुत ही बढ़िया। कितने सदस्य हैं सार्क में। सार्क की स्थापना के समय कितने सदस्य थे और वर्तमान में कितने सदस्य हैं, कमेंट कर दीजिए। चलिए, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका की बात कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखें, स्थापना 7 देशों से हुई थी। वर्ष 2007 एक देश शामिल हुआ, कौन सा। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को वर्ष 2007 में शामिल कर लिया गया। अब जो कुल देश हो गए हैं 2007 के बाद 8 हो गए हैं। इन 8 देशों में जो है म्यांमार का स्थान नहीं है। मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान जो है आपके इसके सदस्य हैं। साथ में बांग्लादेश, भूटान, भारत को आप इसमें जोड़ सकते हैं। चलिए जी बिल्कुल, 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई है। 2007 में अफगानिस्तान इसका सदस्य बना है। कुल सदस्यों की जो संख्या हो गई है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका को लेके अब जो है वो 8 हो गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किसका कथन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के बीच शांति की समस्याओं और राजनीतिक संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को परिभाषित करते हुए किसने यह परिभाषा दी है, आपको बताना है। चार्ल्स स्लीचर, माफ करिएगा, नॉर्मन पेडलफोर्ड, हैरोल्ड स्प्राउट और मार्गेनथाउ। चारों में से किसी एक को चुनिए। बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के बीच शांति की समस्याओं और राजनीतिक संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की परिभाषा है यह, और यह दी थी आपके। चलिए, जो लोग इसमें मार्गेनथाउ महोदय की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी एक और परिभाषा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। तो ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है कि किसने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। मार्गेनथाउ महोदय ने ही कहा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि कामगारों की मुक्ति का आधार स्वयं उनका कार्य है। आपको माउथ से तुम दिया हुआ है, लेनिन दिया है, एंजल और कार्ल मार्क्स। चलें, तेजी से उत्तर करिए। क्या है प्रश्न आपका, क्या। स्किल इंडिया जी सर बता दीजिए, क्या बताना है पूछिए। मैं आपका कमेंट देख नहीं पाया।
चलें, तो इस प्रश्न के लिए जो लोग कार्ल मार्क्स का चुनाव करेंगे उनका उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नांकित में से यह नारा किसने दिया है कि साम्राज्यवादी युद्ध को नागरिक युद्ध में बदलना अपनी समग्रता में सर्वहारा क्रांति है। साम्राज्यवादी युद्ध को नागरिक युद्ध में बदलना अपनी समग्रता में सर्वहारा क्रांति है, किसने कहा है? चलें, जो लोग इसमें लेनिन का चुनाव कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। लेनिन महोदय के साथ जाइएगा आप सभी लोग डी विकल्प के लिए। अगला प्रश्न, सेंट ऑगस्टाइन की पुस्तक डी सिविटेट डी कितने भागों में विभाजित है? आपको बताना है 19 भागों में, 20 भागों में, 21 भागों में या 22 भागों में। आसियान का रणनीतिक भागीदार कब बना? चलिए बता देता हूं, पहले आप लोग इस प्रश्न का उत्तर करिए डी सिविटेट के लिए। चले भैया, तो जो लोग इसमें बात कर रहे होंगे डी विकल्प की यानी 22 भागों की, उनका उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसमें चौथे विकल्प के साथ जाइएगा। चलिए देखिए, उसमें 3 स्तर पे मैं अभी आपको क्लियर कर दे रहा हूं, इसीलिए मैंने रोक रखा है। पहले प्रश्न को कर लेते हैं तब आपको क्लियर करूंगा। 3 स्तर पे आसियान में जो है वो भारत शामिल हुआ, तो आपको 3 अलग अलग ईयर उसमें ध्यान रखने पड़ते हैं। चलिए, आपने रणनीतिक साझेदार पूछा हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य डेविड स्टर्न के राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है? इतिहासवाद, सामान्य सापेक्षतावाद, वैचारिक हासवाद और अति तथ्यवाद। चारों में से किसी एक को चुनिए। उत्तर तेजी से करिएगा। बिल्कुल बताऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। आपने प्रश्न पूछा है, देखिए आप लोग कोई भी प्रश्न पूछेंगे मुझे नहीं पता रहेगा तो मैं आपसे स्पष्ट कह दूंगा कि मुझे ध्यान नहीं है, मुझे पता नहीं है, मैं देख के बताऊंगा। लेकिन आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करूंगा। आप पूछ सकते हैं, निसंकोच आप लोग पूछ सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस हर चीज हर समय जो है मुझे याद ही हो, ये बात बोलने में मुझे कोई संकोच नहीं है। नहीं ध्यान रहेगा तो मैं कह दूंगा कि ध्यान नहीं है या पता नहीं है, मैं देख लूंगा तब बताऊंगा। लेकिन जो चीजें मुझे नहीं पता रहेंगी वो भी मैं आप लोगों को ढूंढ के बताऊंगा जरूर। तो आप लोग पूछने में संकोच ना करिए। उत्तर करिए, डेविड स्टर्न के राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है, आपको किसी एक को चुनना है। चलें, तो जो लोग इसमें वैचारिक हासवाद की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। तीसरे विकल्प के साथ जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जयप्रकाश नारायण के दल विहीन लोकतंत्र का लक्षण नहीं है? किसी एक का चुनाव करिए। पहला दिया, राजनीतिक शक्ति का वितरण, चयनित निकायों द्वारा प्रतिनिधियों की सतत निगरानी, अधिकतम प्रचार, सापेक्षिक रूप से कम खर्चीला चुनाव। किसी एक को चुनिए।
चलिए, तो जो लोग इसमें अधिकतम दुष्प्रचार का चुनाव कर रहे होंगे, उत्तर उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दिया, निम्नलिखित में से लोकतंत्र के आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? लोकतंत्र के आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन, आप लोगों के प्रश्न के चक्कर में एक चीज मुझे भूल गया था। डी सिविटेट डी, जो सेंट अगस्टाइन की पुस्तक है, उसका एक और नाम है जिसे आप लोग सिटी ऑफ गॉड के रूप में जानते हैं, जो 22 भागों में जो है वो विभाजित की गई थी। डी सिविटेट डी, जिसको मैंने आपसे अभी पिछले प्रश्न में पूछा था, आप लोगों ने 22 भागों के लिए उत्तर किया, तो 22 भाग है डी सिविटेट डी के। उसका प्रचलित नाम जो है वो है आपका द सिटी ऑफ गॉड। तो हो सकता है अगली बार आपसे पूछ ले कि द सिटी ऑफ गॉड का कितने भागों में विभाजित है। चले, बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग इसमें एंथनी डांस की बात कर रहे होंगे, उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकतंत्र के आर्थिक सिद्धांत की बात जो की थी वो आपके एंथनी डांस के द्वारा की गई थी। जो लोग आप लोग इसमें बात कर रहे होंगे, एन इकोनॉमिक थियरी ऑफ डेमोक्रेसी, इनकी पुस्तक का नाम है एन इकोनॉमिक थियरी ऑफ डेमोक्रेसी, जो प्रकाशित हुई थी 1957 में। 1957 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई एंथनी डांस की, जिसका नाम है एन इकोनॉमिक थियरी ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें लोकतंत्र के आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था। आगे बढ़ेंगे। अगला दिया, तुलनात्मक राजनीति एक स्वतंत्र विषय के रूप में कब विकसित हुआ? आपको 1970 का दशक, 1960 के दशक में, 1950, 1930, किसी एक का चुनाव करिए। चले, उत्तर तेजी से करें आप सभी लोग। सत्तर, 60, 50 और 30 दिया है। बी विकल्प, ए विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है आप सभी लोगों का। चले, बहुत ही बढ़िया। तो भैया, तुलनात्मक राजनीति की बात करते हैं तो इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने के लिए सबसे पहला प्रयास जो था वो आपके अरस्तु महोदय का था। आप सभी को पता है, अरस्तु महोदय ने जो है 158 देशों के संविधान के अध्ययन से इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, तो तुलनात्मक राजनीति को एक स्वतंत्र विषय का जो दर्जा मिला था वो 1930 में मिला था। आप लोग 1960 की बात ना करिए, आप लोग 1960 बात कर रहे हैं किसकी? व्यवहारवाद की। और यह जो है आपके डेविड स्टर्न के द्वारा जो है यह विकसित किया गया था। तो आप लोग इसको हमेशा ध्यान रखिए। व्यवहारवादी क्रांति 1960 के दशक की क्रांति है, जबकि तुलनात्मक राजनीति को एक स्वतंत्र विषय के रूप में आपसे पूछा है कब विकसित किया गया, तो वो आपके 1930 के दशक में जो है वो किया गया। इस चीज को ध्यान रखिएगा। डी विकल्प आप लोगों का सही होगा इस प्रश्न में। क्लियर है? कोई समस्या किसी को? आमंड के अनुसार किसी व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशेषता होती है? व्यापकता, परस्पर निर्भरता, सीमाओं का अस्तित्व, संसाधनों की उपलब्धता। चारों में से आपको चुनना है। चले, उत्तर तेईस से करिए। आमंड के अनुसार किसी व्यवस्था के निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? आपको उत्तर करना है तेजी से भैया। तो ध्यान रखिएगा, आमंड और बरवा के द्वारा जो बताया गया किसी व्यवस्था की विशेषता, उसमें इन्होंने व्यापकता, परस्पर निर्भरता और सीमाओं के अस्तित्व की बात की थी, लेकिन संसाधनों के उपलब्धता की बात नहीं की थी। तो जो लोग इसमें ए, बी और सी के लिए जाएंगे उनका उत्तर सही हो जाएगा। ए, बी और सी आपके डी विकल्प में दिया हुआ है।
आप सभी लोग इसमें चौथे विकल्प के साथ जाइए। आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का सेशन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बाकी जो है आप सभी को एक बार फिर से ध्यान दिला दूं, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। अभी आप धैर्य रखिएगा। स्किल जी, आपका नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। पहले थोड़ा मुझे भी अपना प्रचार भी कर लेने दीजिए। ये भी कर लेता हूं, तब आपको दे देता हूं। आप लोगों की टेस्ट सीरीज जो है वो प्रारंभ हो गई है। टेस्ट सीरीज को आप लोग ज्वाइन करिए, ये मेरा सुझाव है आप लोगों के लिए। 500 रुपए से आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, लेकिन सीखने को बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ये मेरा दावा है। यदि आप सिर्फ पुराने पैटर्न पे तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने साथ जो है वो धोखा कर रहे हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब जो नया आयोग गठित होगा उसमें नए लोग आएंगे, उनका अप्रोच दूसरा होगा। जो पुराने लोग थे उनका अप्रोच दूसरा था। तो अब नए लोग जो आएंगे वो नए तरीके से पेपर बनाएंगे। अब उस नए तरीके से जब पेपर बनेगा उसके लिए आपको किताबें पढ़नी है। किताबें कब आपको समझ में आएंगी? जब आपको पता रहेगा कि सवाल किस तरीके से नए बन सकते हैं। तो वो मैं आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूं। जो मेरा टेस्ट पेपर है आप लोगों ने देख रखा है। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में होंगे वो लोग जो है उस टेस्ट पेपर को देख सकते हैं। पीडीएफ मैंने वहां पे अपलोड कर दिया है, लेकिन अब इससे ज्यादा पीडीएफ आपको नहीं अपलोड करूंगा ग्रुप में मैं, क्योंकि हो गया है, बहुत हो गया है। जिसको लेना होगा, जिसकी इच्छा होगी, जिसको मेरे ऊपर भरोसा होगा वो करेगा। जिसको नहीं भरोसा होगा उसके लिए बस इतना ही काफी है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। देवस्मिता जी कह रही हैं सर आपका क्वेश्चन है। अच्छा जी, चलिए कोई बात नहीं। तो आप लोग टेस्ट सीरीज अधिक से अधिक संख्या में ज्वाइन करिए, आप लोगों को फायदा होगा। नए प्रश्न कैसे बनेंगे, नए प्रश्नों को कैसे आपको अपने टॉपिक से निकालना है। टॉपिक को पढ़ते समय आपको जो चीजें पूछ ली गई हैं उसमें तो आप लोग महारथी हैं। रिपीटेड प्रश्नों में आप लोग महारथी हैं, हर प्रश्न का जवाब आप लोगों को पता है। लेकिन जो नई चीजें पूछी जाएंगी वो कहाँ से पूछी जा सकती हैं, उन सारी चीजों को मैंने टॉपिक वाइज, मैंने एक एक प्रश्न को मैंने आपके लिए उसमें से तैयार किया है, और उसका सोर्स भी मैंने आपको दे दिया है। सोर्स भी देख लीजिए। किताबें पढ़ेंगे तो आपको सारे सवालों के जवाब आसानी से मिल जाएंगे। और करना क्या है आप लोगों को, बस ध्यान इतना रखना है कि किताबें पढ़िए। यदि बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो जो मैं आपको पेपर कराते जा रहा हूं, हर टॉपिक से कम 50, अधिकतम 100, 150 सवाल, जैसा टॉपिक होगा वैसे आपको मिलेंगे। तो एक टॉपिक से 50 यदि नए सवाल मिल रहे हैं, मान लीजिए मात्र 30 नए सवाल मिल रहे हैं, तो आपका काम चल जाएगा। जो आपका पेपर बनेगा, मैं ये नहीं कह रहा है कि पेपर में 125 में से 125 सवाल जो नए आ जाएंगे। 125 में से मैक्सिमम जो आपके नए सवाल बनेंगे वो बनेंगे 50 से 60 सवाल नए हो सकते हैं। बाकी सारे सवाल वही पुराने वाले रहेंगे, लेकिन ये 50 से 60 सवाल निर्णायक होंगे। और ये 50 से 60 सवाल मैं आपको तैयार कराने की गारंटी लेता हूं कि यदि आप मेरे कहने के अनुसार आप पढ़ाई करेंगे। और मेरे कहने का मतलब सीधा सा बस इतना है कि आपको पढ़ना क्या है, बुक। और बुक जब आप पढ़ेंगे तो जो टेस्ट पेपर मैं आपको करा रहा हूं, यदि ये प्रश्न आपके जहन में रहेंगे तो किताब में से कहां से प्रश्न पूछा जा रहा है, किस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है, ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखिए और आप लोग जो है इसको टेस्ट पेपर को जरूर ज्वाइन करिए। टेस्ट पेपर का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप लोग वहां से चलिए। सुषमा वंशी जी कह रहे हैं सर जी आपका संस्थान कहाँ है। चलिए, जो स्टूडियो है मेरा वो अल्लाहपुर में है, मुखर्जी नगर में है, गोरखपुर में है, 3 जगह पे है। बाकी आते हैं अब आपके प्रश्न पे। स्किल इंडिया, आपके प्रश्न को भी देख लेते हैं भैया। आपने पूछा था आसियान का सदस्य कब बना भारत? 1993 में। यहाँ पे इसको बहस में भाग लेने का अधिकार मिला। बहस में भाग लेने का अधिकार जो है वो मिला गया, जिसे सेलेक्टोरल वार्ताकार कहा गया था। 1993 के बाद से वर्ष आया 1996, और यहाँ पे इसको जो है पूर्ण डिबेटर का, यानी पूर्ण जो है
वार्ताकार, माफ करिएगा वार्ता लिख रहा हूं, वार्ता होना चाहिए। पूर्ण वार्ताकार की जो है इसमें इसको वो मिल गया था। उसके बाद से वर्ष आता है 2002। 2002 इसमें जो है इसको शिखर स्तरीय भागीदारी मिली, शिखर स्तरीय भागीदारी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहस में भाग लेने का अधिकार इसको सदस्य बन गया, अस्थाई कह सकते हैं इसको, या बहस में भाग लेने का अधिकार 93 में मिल गया। पूर्ण डिबेट करने का यानी सम्मेलनों में वार्ता करने का, अपना विचार रखने का अधिकार इनको 1996 में मिल गया। और शिखर सम्मेलन आयोजित करने का और शिखर सम्मेलनों में भाग लेने का अधिकार इनको जो है 2002 में मिला है। आपके प्रश्न का जवाब क्लियर है? एसके रेड्डी जी क्लियर कर दीजिए एक बार। जो आप पूछना चाह रही थी वो आपको स्पष्ट हो गया है या अभी भी कोई कंफ्यूजन है? देखिए, यहां से मैं किसी पुस्तक का नाम नहीं ले सकता। जो भी ऑथेंटिक किताबें हैं मार्केट में, किसी भी ऑथेंटिक पब्लिकेशन की किताब लीजिए, गाइड ना खरीदिएगा। टेक्स्ट बुक खरीदिए, जो अच्छी टेक्स्ट बुक है वो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे। टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, गाइड नहीं होना चाहिए। गाइड नहीं पढ़ना है आप लोगों को किसी भी, चाहे वो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो या आपका इंटरनेशनल रिलेशन हो, पॉलिटिकल थॉट हो, पॉलिटिकल थिंकर हो, गाइड से नहीं पढ़ना है। सिर्फ गाइड से पढ़ने और आपके प्रीवियस ईयर पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत आप किस्मत के भाग्यशाली हुए तो हो सकता है कि हो जाए, लेकिन ऐसा मात्र 5% लोगों के साथ हो सकता है, 5 से 10%। सबके साथ ऐसा नहीं होता है। सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है कि जो गाइड आप पढ़े उसी से आपका काम चल जाए, ठीक है। तो गाइड ना पढ़िए, मेरा सुझाव आप लोगों के लिए हमेशा बुक के लिए होता है, आप लोग बुक पढ़िए। यदि आप लोग बुक नहीं पढ़ेंगे और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर, देखिए मैं जो लोग हमारे साथ रुके हुए हैं उनको मैं बता दूं, हर एग्जाम के बाद मैंने देखा है, मैं पिछले एक 1.5 साल से यूट्यूब पे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो मैंने एक चीज नोटिस की है कि जैसे ही एग्जाम खत्म होता है वैसे ही जो स्टूडेंट होते हैं वो YouTube से पढ़ने का विरोध करने लगते हैं। आप लोगों के सोशल मीडिया पे कमेंट आने लगते हैं कि फला टीचर ने धोखा दे दिया, फला कोचिंग ने धोखा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों की वजह से होता है। मैक्सिमम लोग जो YouTube पे पढ़ा रहे हैं या जो लोग कोचिंग भी पढ़ा रहे हैं, आप लोग कोचिंग जाके कहीं फिजिकली पढ़ते होंगे, सारे के सारे लोग जो है आपके प्रीवियस ईयर पेपर पे आधारित स्टडी करवाते हैं। और जैसे ही एग्जाम आपका खत्म होता है या जैसे ही आप एग्जाम देने जाते हैं और आपको प्रीवियस ईयर पेपर से आपके 30 से 40% सवाल आप नहीं कर पाते हैं और एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। तो जो आप कोचिंग करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर के लिए, ये आप स्वयं कर सकते हैं। और इस 30 से 40% जो नए सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, उसके लिए आपको एक सही व्यक्ति का चुनाव करना पड़ेगा जो वास्तविकता में आपके साथ जो है वो ईमानदारी से जुड़ा हो। ये आप उसके काम को देख लीजिए, वो कैसे कार्य कर रहा है, क्या उसका तरीका है, वो आपको यदि समझ में आ जाता है। और यदि कोई आपको नहीं मिल रहा है तो ये 30 से 40% जो चीजें हैं वो आपको उपलब्ध कराएंगी किताबें। मेरा जो प्रयास है टेस्ट पेपर के माध्यम से वो इन्हीं 30-40 प्रश्नों को कवर करने का है, क्योंकि मैं पिछले 1.5 साल में जितना भी मैंने क्लासेज लिए, लगभग 500 क्लासेज मेरी पूरी होने वाली हैं। मैं कल एग्जैक्ट डेटा आप लोगों को स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा कि कितनी वीडियोज स्टोर हो चुकी हैं। आप लोग स्वयं जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 500 क्लासेज कराने के बाद मैं आपसे कह रहा हूं, इस 500 क्लासेज में टीजीटी का कोई सवाल नहीं बचा है, पीजीटी का कोई सवाल नहीं बचा है, यूजीसी नेट का कोई सवाल नहीं बचा है, जीआईसी का एलटी ग्रेड का कोई ऐसा सवाल नहीं बचा है जिसको मैंने 2 से 3 बार 4 बार न कराया हूं। मिनिमम 2 से 3 बार
प्रीवियस ईयर के हर सवाल को मैंने आप लोगों को करा दिया है। अब बारी है इस 30-40% सवालों की, इसको कवर करने का मैं प्रयास करूंगा और वो करूंगा मैं अपने टेस्ट पेपर के माध्यम से। तो आप लोग यदि ईमानदारी से तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, अपनी तैयारी को उस स्तर तक ले जाना चाहते हैं कि पेपर कैसा भी आ जाए, चाहे उसका स्टैंडर्ड ऊपर हो या स्टैंडर्ड नीचे हो, यदि इसमें स्टैंडर्ड नीचे आ रहा है तो मैं आप लोगों की तैयारी इतनी नियमित रूप से प्रैक्टिस कराई रहा हूं। यदि आप लोगों को स्टैंडर्ड आपके पेपर का ऊपर हो जा रहा है, स्टैंडर्ड सवाल पूछे जाते हैं, मॉडरेट सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको टेस्ट पेपर कराऊंगा। उस टेस्ट पेपर के सवालों को डिस्कस भी करूंगा आपके साथ, सारी चीज़ें करूंगा। मैं आपको सोर्स भी बताऊंगा कि इसके लिए कहाँ से क्या पढ़ना है। आवश्यकता पड़ी तो मैं आपके मटेरियल भी उपलब्ध करा दूंगा कि आप इसको ऐसे पढ़िए, लेकिन मटेरियल के लिए 100% गारंटी नहीं दूंगा। मैं आपको मटेरियल का सोर्स बता सकता हूँ, मटेरियल उपलब्ध हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये समय और परिस्थिति पे जो है वो निर्भर करता है। तो इन सारी चीज़ों के साथ जो है आप लोग मुझे अनुमति दीजिए, टेस्ट पेपर को अधिक से अधिक संख्या में आप लोग ज्वाइन करिए, आप लोगों को बहुत ही लाभ होगा इससे, ये मेरा दावा है। चलिए, तो अब कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग मुझे अनुमति दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।